क्या चाहिए, क्या चाहिए? जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र अगर आप छोड़ सकते हैं तो आ जाइए वोट फॉर ओपीएस। वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस। नमस्कार, मैं सरोज कुमार। द सभा में सभी का स्वागत है। मित्रों, कांग्रेस ने 5 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया और उसके बाद से ही ओपीएस आंदोलन से जुड़े कई सारे कर्मचारी मित्र लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस ने घोषणा पत्र में ओपीएस को शामिल क्यों नहीं किया। ये सवाल मेरे मन में भी उसी दिन से घूमड़ रहा है कि आखिर कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया। जिस कांग्रेस ने देश में ओपीएस आंदोलन को ऑक्सीजन प्रदान करने का काम किया था, क्योंकि कांग्रेस की ही सरकार ने सबसे पहले राजस्थान में ओपीएस को बहाल किया था। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार ने ओपीएस को बहाल किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने ओपीएस का वादा किया था और जब चुनाव में जीत मिली और वहां कांग्रेस की सरकार गठित हुई तो कांग्रेस ने वहां पर भी तत्काल ओपीएस बहाल कर दिया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी ओपीएस कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा था और अभी हाल ही में वहां पर भी कांग्रेस की सरकार ने ओपीएस बहाल कर दिया। 2023 में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी ओपीएस कांग्रेस के लिए प्रमुख मुद्दा था। कांग्रेस ने उस चुनाव में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। अब जो पार्टी ओपीएस के मुद्दे को अभी तक इतनी गंभीरता से ले रही, अचानक ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे से किनारा कर लिया। ये सवाल 5 अप्रैल को संवाददाता सम्मेलन में भी उठा था। एक महिला पत्रकार ने यह सवाल पूछा कि आखिर ओपीएस घोषणा पत्र में शामिल क्यों नहीं है और घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन पी चिदम्बरम ने उसका जवाब भी दिया था। तो पहले आप सुनिए कि चिदम्बरम ने क्या कहा था, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। The government has appointed a committee headed by the Finance Secretary to review the NPS and the demand for OPS and to find a way in which the objectives of OPS can be financed by a funded pension scheme. Which means the government has come around to the point of view that while the OPS delivered benefits to the pensioners, the NPS made it sustainable. Now a committee has been appointed under the Finance Secretary, and unless we receive the report of that committee and review it, it would be premature to take a stand on the OPS-NPS controversy. It's very much on our minds, and we will come out with our position once the committee's report is received. तो जैसा कि आपने सुना, चिदम्बरम कह रहे हैं कि ओपीएस कांग्रेस के मन मस्तिष्क में अभी भी मौजूद है। चिदम्बरम उस कमेटी का भी जिक्र कर रहे हैं जिसका गठन मोदी सरकार ने एक बेहतर एनपीएस की संभावना तलाशने के लिए किया था। चिदम्बरम कह रहे हैं कि जब तक उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती और सरकार उस पर अपना रुख स्पष्ट नहीं कर देती, तब तक इस मुद्दे पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। कमेटी की रिपोर्ट जब आ जाएगी और सरकार उस पर अपना रुख साफ कर देगी, उसके बाद कांग्रेस इस पर अपनी राय व्यक्त करेगी। अब आपको क्या लगता है, चिदम्बरम जो कारण बता रहे हैं क्या वो सही है? क्या यही वो कारण है जिसके कारण कांग्रेस ने ओपीएस को घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया? अगर चिदम्बरम की बात सही है तो फिर ये कारण तो 2023 में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान भी मौजूद था। फिर तो उस समय भी कांग्रेस को कहना चाहिए था कि अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, जब कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी सरकार उस पर अपना रुख साफ कर देगी, उसके बाद कांग्रेस इस मुद्दे पर विचार करेगी। मगर उस समय तो कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। उस समय कांग्रेस के सभी नेताओं ने ओपीएस के बहाली के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। इसका मतलब ये हुआ कि चिदम्बरम जो बात कह रहे हैं, जो कारण बता रहे हैं, वो सही नहीं है। और जो सही कारण है, अगर वे उसे नहीं बता रहे हैं तो इसका मतलब वो कारण बताने लायक नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर वो कारण क्या है। तो मैंने अभी तक जो जानकारी जुटाई है
मेरे पास जो जानकारी उपलब्ध है और कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने जो मुझे जानकारी दी है, अगर उसे एक पंक्ति में समअप किया जाए तो ये कहा जाएगा कि कर्मचारियों के बीच और कर्मचारी संगठनों के बीच ओपीएस के मुद्दे को लेकर एकजुटता का जो अभाव है, वही मूल वजह है जिसके कारण कांग्रेस ने घोषणा पत्र में ओपीएस को शामिल नहीं किया। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? कर्मचारी तो ओपीएस के नाम पर एकजुट हैं। हर कर्मचारी ओपीएस चाहता है और ओपीएस के लिए लड़ रहा है। ये बात अपनी जगह सही हो सकती है और सच भी है कि हर कर्मचारी ओपीएस चाहता है, मगर सच ये भी है कि हर कर्मचारी ओपीएस के नाम पर एकजुट नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में दो प्रमुख अम्ब्रेला संगठन हैं कर्मचारियों के, जो ओपीएस की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। संगठन कई हैं, मगर दो ऐसे संगठन हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं। ज्वाइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम यानी JFROPS और नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी NMOPS, इन दोनों संगठनों का उद्देश्य और लक्ष्य एक है। दोनों संगठन ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर दोनों के कार्यक्रम, दोनों की रणनीति और आंदोलन के तरीके अलग अलग हैं। आपको पता होगा कि JFROPS ने 1 मई से कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी। यानी JFROPS में जितने भी कर्मचारी संगठन शामिल हैं और उन कर्मचारी संगठनों से जितने भी कर्मचारी संबद्ध हैं, वे सभी 1 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले थे। और ख़ास बात ये कि इसमें रेलवे की भी हड़ताल होनी थी। 19 मार्च से हड़ताल के लिए नोटिस दिए जाने थे, मगर इसके पहले ही 14 मार्च को सरकार के नुमाइंदों और JFROPS के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक होती है। सरकार की तरफ से कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा और फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन भी उस बैठक में मौजूद रहते हैं। टीवी सोमनाथन के ही नेतृत्व में सरकार ने एक बेहतर एनपीएस की संभावना तलाशने के लिए कमेटी का गठन किया था। तो उस बैठक में सरकार के नुमाइंदे JFROPS के प्रतिनिधियों से कहते हैं कि सरकार इस मुद्दे का एक बेहतर समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है और हम इस मुद्दे पर गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए विभिन्न राज्य सरकारों से विचार विमर्श किया जा रहा है, सरकार के विभिन्न विभागों से बातचीत की जा रही है और विचार विमर्श की इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए हमें और वक्त की ज़रूरत है। लिहाजा 1 मई से जो प्रस्तावित हड़ताल है उसे फिलहाल स्थगित कर दिया जाए। JFROPS के प्रतिनिधियों को सरकार का ये प्रस्ताव ठीक लगता है और वे उस पर सहमति जता देते हैं। उसके बाद 1 मई से प्रस्तावित हड़ताल स्थगित करने की घोषणा कर दी जाती है। हालांकि इस बैठक में सरकार की तरफ से इस तरह की कोई समय सीमा नहीं दी जाती कि वे विचार विमर्श की इस प्रक्रिया को कब तक पूरी कर लेंगे और इस मुद्दे का समाधान कब तक हो जाएगा। यानी 1 मई से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। तो इस तरह से JFROPS के इस कदम से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये संगठन OPS पर सरकार के रुख से फिलहाल संतुष्ट है और इसलिए वो इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहता। जाहिर है कि JFROPS ने किसी भी राजनीतिक दल से OPS को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए नहीं कहा है, जबकि दूसरी तरफ NMOPS OPS को चुनावी मुद्दा बनाने के लिए जोर शोर से जुटा हुआ है। NMOPS के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु की तरफ से विभिन्न राजनीतिक दलों को इस संबंध में चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी कांग्रेस को भी लिखी गई है। ये अलग बात है कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में इस मुद्दे को शामिल नहीं किया, मगर उसके जो सहयोगी दल हैं, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, इन दोनों दलों ने OPS को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। तो इस तरह से दोनों संगठनों के बीच एक जो विभाजक रेखा मौजूद थी, JFROPS के निर्णय से वो पूरी तरह से खुलकर सामने आ गई और उसके कारण भ्रम की जो स्थिति उत्पन्न हुई और उसका जो संदेश गया
कांग्रेस को ऐसा लगा कि जब कर्मचारी संगठन ही ओपीएस के मुद्दे पर एकजुट नहीं है और वही नहीं चाहते कि ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बने, तो फिर इस मुद्दे को घोषणा पत्र में शामिल करने का कोई औचित्य नहीं बनता। और यही वो मूल वजह है जिसके कारण कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में ओपीएस के मुद्दे से किनारा कर लिया। वैसे भी 2023 में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ओपीएस के मुद्दे को लेकर कांग्रेस का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। जैसा कि आपको पता है कि उस चुनाव में भी एनएमओपीएस ने वोट फॉर ओपीएस का नारा दिया था और कांग्रेस ने उस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। कांग्रेस को उम्मीद थी कि जिस तरह हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ओपीएस के मुद्दे से उसे चुनावी लाभ मिला था, उसी तरह का लाभ उसे इन विधानसभा चुनाव में भी मिल सकता है, मगर ऐसा नहीं हुआ। चुनाव परिणाम घोषित हुए तो हिंदी पट्टी के 3 प्रमुख राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल गए थे। कांग्रेस को बड़ा झटका उन 2 राज्यों से लगा जहां उसकी सरकारों ने ओपीएस पहले ही बहाल कर दिया था, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। मित्रों, आपको याद होगा कि 5 नवंबर 2023 के अपने एपिसोड में भी मैंने ये बात कही थी। मैंने कहा था कि यदि कर्मचारी वोट फॉर ओपीएस के नारे को कारगर बनाने में सफल हो जाते हैं तो ओपीएस बहाली का रास्ता साफ हो जाएगा और लोकसभा चुनाव से पहले ही ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन यदि वे इस मुहिम में विफल होते हैं तो फिर ओपीएस की लड़ाई लंबी हो जाएगी और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भी इस मुद्दे को हाथ लगाएगी, कह पाना कठिन है। जो बात मैंने उस एपिसोड में कही थी, बिल्कुल वही परिस्थिति आज सामने खड़ी हो गई है। हालांकि मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि इन दोनों संगठनों के निर्णय सही नहीं हैं। जेएफआर ओपीएस के निर्णय अपनी जगह सही हो सकते हैं, एनएमओपीएस के भी निर्णय अपनी जगह सही हो सकते हैं। हमारे कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि यदि इन दोनों संगठनों में एकता होती, एकजुटता होती, तो ओपीएस की लड़ाई आसान हो सकती थी। लेकिन आंदोलनों में इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप देखेंगे कि आज़ादी के आंदोलन में भी इस तरह की परिस्थितियां थी। कई सारे संगठन थे, कई सारे समूह थे और सभी अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे। सभी के तौर तरीके अलग अलग थे। कुछ नरम दल में थे तो कुछ गरम दल में थे। और एक समूह तो ऐसा भी था जो आज़ादी के आंदोलन का बाकायदा विरोध कर रहा था। और 1942 में जब महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया का नारा दिया था तो उस समय इस समूह ने वायसराय को बाकायदा चिट्ठी लिखी थी और इस आंदोलन को बलपूर्वक रोकने की मांग की थी। तो कम से कम ओपीएस के आंदोलन के साथ तो इस तरह की स्थिति नहीं है। मतभेद है और मतभेद होना स्वाभाविक ही है और वो आंदोलन का हिस्सा होता है। और आपको पता होना चाहिए कि इन स्थितियों का ही परिणाम था कि आज़ादी का आंदोलन इतना लंबा खिंचा था। देश को आज़ाद होने में अगर इतना लंबा वक्त लगा तो उसके पीछे विभिन्न संगठनों और विभिन्न समूहों के बीच मतभेद ही था। कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती कि आंदोलन कमजोर पड़ जाता, आंदोलन स्थगित कर दिया जाता। मगर चूंकि आज़ादी के प्रति देशवासियों की प्रतिबद्धता मजबूत थी, बरकरार थी, इसलिए देर से ही सही मगर देश आज़ाद हुआ। तो उसी तरह से अगर ओपीएस आंदोलन के प्रति कर्मचारियों की और कर्मचारी संगठनों की प्रतिबद्धता बनी रहती है, बरकरार रहती है, तो ये हो सकता है कि आंदोलन लंबा चले मगर सफलता ज़रूर मिलेगी। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो ऐसा भी नहीं है कि उसके एजेंडे से ओपीएस बिल्कुल बाहर हो गया है। कांग्रेस अभी भी उन राज्यों में ओपीएस के साथ खड़ी है जहां के कर्मचारी इस मुद्दे के प्रति एकजुट बने हुए हैं। उदाहरण के लिए आप महाराष्ट्र को लीजिए। महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों ने ओपीएस के प्रति जिस तरह की प्रतिबद्धता दिखाई, जिस तरह की एकजुटता दिखाई और जिस तरह उन्होंने हड़ताल किया था और सरकार को झुकना पड़ा था, उसके कारण कांग्रेस आज भी महाराष्ट्र में ओपीएस के साथ खड़ी है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले स्वयं कह रहे हैं। 9 अप्रैल 2024 को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में पटोले ने कहा था
कि जब राज्य में हमारा चुनाव अभियान शुरू होगा तो हम उसमें ओपीएस को शामिल करेंगे। और खास बात यह कि नाना पटोले से इस संबंध में कोई सवाल नहीं पूछा गया था, उन्होंने ये बात स्वयं कही थी। सुनिए नाना पटोले ने क्या कहा था। जो भी जैसे अभी पुरानी पेंशन का इशू है, वो पुरानी पेंशन का भी इशू हमारे राज्य के हम जो ये निकालेंगे अपना जाहिरनामा, उसमें हमारा पुराने पेंशन का भी इशू आएगा और सबको न्याय देने का। तो मित्रों, इस तरह से साफ हो जाता है कि अगर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ओपीएस को शामिल नहीं किया तो उसके पीछे एकमात्र वजह यही है कि कर्मचारियों के बीच और कर्मचारी संगठनों के बीच एकता का अभाव है। और जिन राज्यों में कर्मचारी ओपीएस के प्रति एकजुट हैं, प्रतिबद्ध हैं, वहां अभी भी कांग्रेस ओपीएस के साथ खड़ी है। हालांकि यहां सभी राजनीतिक दलों को मेरी एक सलाह है कि यदि वे वाकई में देश हित में काम करना चाहते हैं, जैसा कि वे दावा करते हैं, तो उन्हें ओपीएस को चुनावी चश्मे से देखना बंद कर देना चाहिए। इसे देश हित के चश्मे से देखना चाहिए, क्योंकि ओपीएस देश हित में है। आज जिस तरह से देश में आर्थिक विषमता विकराल हो चुकी है, अमीर गरीब के बीच की खाई दिन पर दिन चौड़ी होती जा रही है, अगर उसे कम करना है, पाटना है, तो जाहिर तौर पर अधिक से अधिक पैसा और पूंजी आम जन की जेब में पहुंचाना होगा और ओपीएस इसमें योगदान कर सकता है। क्योंकि कर्मचारी कोई करोड़पति, अरबपति या पूंजीपति नहीं है, वे सभी आम लोग हैं। यदि सेवानिवृत्ति के बाद उनकी जेब में कुछ पैसे जाएंगे तो जाहिर है वे उसे खर्च करेंगे, और खर्च भी कहाँ करेंगे? अपने परिवार पर करेंगे, अपने बच्चों पर करेंगे। बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, प्रशिक्षण दिलाएंगे और उन्हें एक कुशल नई पीढ़ी के रूप में तैयार करेंगे। और एक कुशल नई पीढ़ी तैयार होती है तो निश्चित रूप से वो देश के विकास में बेहतर योगदान करेगी। और इस तैयारी में जो पैसे खर्च होंगे, वो पैसा जब बाजार में घूमेगा तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और इससे रोजगार पैदा होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और अंत में देश भी मजबूत होगा। इसलिए सभी राजनीतिक दलों से मेरा अनुरोध है, चाहे जो भी सत्ता में आए, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई और भी दल, ओपीएस के मुद्दे का समाधान अपरिहार्य है, क्योंकि ओपीएस की बहाली देश हित में है। तो मित्रों, आज की सभा में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अपने विचार से हमें अवगत कराएं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, मित्रों परिचितों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस मुद्दे पर, इस विषय पर हमारी नज़र बराबर बनी हुई है और जो भी नई जानकारी प्राप्त होगी उसे लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। और भी विषयों पर जो जानकारी हमें प्राप्त होती है उसे लेकर हम आपके समक्ष आते रहते हैं। तो जल्द मिलेंगे नए विषय, नए मुद्दे और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।